तो वो गज़वा हिंद कभी फला। अब भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं, गज़वा हिंद तो हार चुके हैं, पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी, तो ये और हार क्या होती है? बातें अच्छी नहीं लगेंगी हमारी आवाम को? नहीं, ये हार नहीं है। आपको प्यारा है हिंदुस्तान? नफरत नफरत नफरत। मुझे हिंदुस्तान से, भारत से, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मुझे भारत से प्यार है। वो मेरी धरती है, ये भी भारत है। भारत को तोड़ा गया, बंटवारे, हमारे बड़े कहते थे ये बंटवारा हुआ है, वो कभी नहीं कहते थे आज़ादी हुई है। आज़ादी कैसे हुई है? वो बंदा कभी जेल तक नहीं गया, जिन्होंने आज़ादी ली वो जेलों में गए। देखिए कमर साहब, एक किसी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी स्टेट कैपेसिटी से अलहदा नहीं देखी जा सकती। यस। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर आपकी स्टेट की कैपेसिटी अगर उतनी ही होती तो आपकी फॉरेन पॉलिसी यूजुअली इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टेट कैपेसिटी, राइट? तो कहिए कि पिछले 35 साल में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गई है जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और इंडिया में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ 1991 के बाद से। आप देखें इंडिया की इकोनॉमी की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गया है, 7, 8, 9 इस तरह है, अभी भी 6, 7 के ऊपर है। पिछले 2 क्वार्टर्स में 8.5 था। प्रेडिक्शन है कि 6.5 या 6.9 रहेगा। सो जिस तरह से ग्रोथ हो रही है ना, तो इट इज़ लाइक सेइंग कि लेट्स से कि आपके पास 3 बंदे की आपकी फैमिली है और आप लोग $100 बनाते हैं और आपको 2% की रेज़ हो गई, तो $3 पे आपकी रेज़ 6% होगी ना, $6 बढ़ गई। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता होगा कि अभी भारत में आचार संहिता लग गई है और कुछ टाइम बाद भारत में इलेक्शन होने वाले हैं। दोस्तों, आज जहां भारत की फॉरेन पॉलिसी है वह पूरी दुनिया में लीडर के तौर पर उभरी है। भारत की जो आज से 10 साल पहले फॉरेन पॉलिसी थी उसमें और आज की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। आज दुनिया के और कंट्री जहां भारत को अपने पास बुलाने के लिए तैयार रहते हैं या दूसरी कंट्री के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आज भारत में आने के लिए तरस रहे हैं, ये सब हमारी मजबूत फॉरेन पॉलिसी का ही एक उदाहरण है। क्योंकि आज हमने सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने नागरिकों का हित सर्वोपरि रखा है। इसी के कारण आज हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में एक उदाहरण के रूप में पेश हो रही है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। टोटल क्यूमुलेटिव, तो इवन दो इंडिया का पर कैपिटा इज लो एट 2300 2500 है, लेकिन क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है, जो 5-6% से जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी, इट इज गिविंग इंडिया अ लॉट ऑफ वेल्थ। समझे आप? मिसाल के तौर पे आप यूएई को ले ले या कतर, कुवैत, ये बड़े अमीर मुल्क हैं, लेकिन दे आर नथिंग कंपेयर टू इंडिया के पास शहर और विलेज, उसके बजट्स वगैरह इससे ज़्यादा होंगे। एक बार मैं किसी कॉन्फ्रेंस में इस्तांबुल में बात कर रहा था, तो मेरे साथ मेयर से बात कर रहा था मैं इस्तांबुल के, और वो मेरे टॉक सुनने के बाद ही हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और उनके साथ एक गोरा बंदा खड़ा हुआ था। वो 10-15 मिनट वो भी वही सुनने जा रहा था क्योंकि हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद उसने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया था, ही वाज़ हेड ऑफ स्टेट ऑफ ए यूरोपियन कंट्री। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहा, तो मैंने उससे बाद में कहा कि यार तुमने उसको 20 मिनट तक ठहरा दिया। तो उसने कहा, तो क्या हुआ? वो सो व्हाट, ही इज़ प्राइम मिनिस्टर। इस्तांबुल का बजट उनके मुल्क के बजट से बड़ा है। सो ही एज़ अ मेयर ही हैड मोर रिसोर्सेस देन दैट मैन हैड एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। तो अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन है, 5th बड़ी इकोनॉमी हो गई। तो इंडिया की जो आप कह सकते हैं जो रेवेन्यूज रिसोर्सेज इंडिया के पास हैं, दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट फाइनेंशियली। तो अब डिफेंस पे बजट पे खर्च करने के पास इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है। पिछले 10 साल में इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। यही 10 साल 2014 से लेकर अब, जो मैंने एक्चुअली एक शो किया स्टॉकहोम का, जो सिप्री का जो डेटा आया है उस पे आई डिड अ शो चंद दिन पहले किया। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ वेपन्स। पहले सऊदी अरेबिया था, उसके बाद अब इंडिया हो गया है। पिछले साल 2-3 साल पहले आपने सुना होगा इंडिया वाज नंबर 3, बट नाउ इट इज द बिगेस्ट मार्केट। ये स्टेट कैपेसिटी बढ़ गई ना। दूसरी चीज ये है कि इंडिया की मतलब इकोनॉमी के अलावा इंडिया की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं वो भी बढ़ने लगी। साइंटिफिक अचीवमेंट बहुत जबरदस्त हो गए उस दौरान। चांद पे लैंडिंग हो गई, सूरज की तरफ रवानगी हो गई। हमें पता है हम हज़ारों साल यहाँ पे बरसगीर में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ इकट्ठे रहे और सबको पता है, ठीक है, ये तरीका है। और उससे पहले
जब मुसलमान बरसगीर में नहीं मोहम्मद आए थे तो वहाँ पे लोग फिर भी रह रहे थे। हम यहाँ पे ऑबरिजिन है, यहाँ पे रहने मुसलमान नहीं थे तो कौन थे? तो हम लोग थे, यानी हिंदू कौन? थे हम यानी कि इस धरती हिंदू से मुराद है। हिंद लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है मिट्टी के लोग, हिंदुस्तानी। इनको कहा गया, ये जो बाहर के सेंट्रल एशिया लोग आए उन्होंने कहा ये हिंदी हैं, ये मिट्टी के सब, ये जो मिट्टी का रंग है उसके, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। पर हिंद सिंध के साथ अलग था। तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जो है यहाँ पे एलियन नहीं हैं, हमारी जड़ें उससे ज़्यादा हैं जितनी हमें बताई जाती है। हमें तो एक सतही किस्म की तारीख के मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद फतह कर लिया और जनाब इस्लाम आ गया और हम जो हमारा जो है वो तलक जो है वो अरब से है। और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जो है वो सिख नहीं, उसकी वो सिखी थी, सिख नहीं थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। अल्लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, इसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है। ब्राह्मण, हाँ, उसका दादा परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो, ठीक है। तो इनफैक्ट और इतने तजादा थे, एक तरफ हिमालय और सारे हिंदुस्तान हमारा और एक तरफ वो उम्मा की तरफ। वो कंफ्यूज आदमी था और उसने पंजाब के बरसरी के लोगों को नफरत दी। एक तरफ वो नेहरू को बहुत पसंद करता था और दूसरी तरफ वो जना को भी पसंद करता था। और वो टुकड़े में पढ़ने वाला था। निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वजीफ़ा, अंग्रेज़ों का दीफा, उसके दौरे बाहर के। उसका क्रेडिट ये था कि वो उसको कुछ लफाजी आती थी और उसको पॉपुलर किया गया। याद रखें कि अंग्रेज़ ने 1830 में जब फैसला किया कि हमने यहाँ रहना है तो उसने ग्रेट गेम शुरू की, क्योंकि रशिया था वो एक्सपेंड कर रहा था, वो भी एक पावर बनता जा रहा था उस 19वीं सदी की। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने जंगें शुरू की और अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया। इसी दौरान 1857 में म्यूटिनी हो गई, जंग आज़ादी शुरू हुई, अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत हुई। अंग्रेज़ को तसल्ली पड़ गई कि यह क्या हो गया। तो 1877 में पहली दफ़ा उसने सोच समझ के सेंसस कराया, मर्दशुमारी कराई बरसगीर में कम्यूनल बेसिस पे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। उससे पहले लोग ऐसा नहीं था। जब लोगों का अंदाज हुआ कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, फिर 1909 में अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जी ये हिंदू आप और ये मुसलमान ये फलां। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आना था, ये मामला चलते रहे। जो यहाँ के लोकल लीडर थे, गांधी थे, नेहरू थे, उससे पहले भी थे, वो इवन के एक वक्त में जनाब भी वो जो हिंदू और मुसलमान का आलम कहा, सफ़ीर कहा गया, जिसे एक वक्त में उसे कहा गया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। अल्लामा इकबाल को यहाँ पर बड़ा माना जाता। अल्लामा इकबाल को यहाँ पर हमने शायरी मशरिक का खिताब भी दिया और यहाँ पर लोग पीर बनाकर उनको जिस तरह से उनका पूजा जाता है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, इतनी अकीदत उनके लिए कैसे पैदा हुई है? देखिए, मैं वही कहूँगा प्रोपेगेंडा। एक लफ्ज़ जवाब है। देखिए, उससे बड़ा शायर टैगोर था बंगाल का, क्या उसको नोबेल मिला? उसकी शायरी पढ़ी, उसमें मौसीकी है, उसमें फ़लसफ़ा है, इसमें रिदम है, यूनिवर्सलिटी है। तो इकबाल के साथ ये मसला था कि इसकी ये एक इंटेलिजेंट आदमी था, चालाक आदमी था। इसने इंग्लिश पोइट पढ़े, जर्मन फ़िलॉसफी पढ़ी, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करके अपने उर्दू में उसको लेके आ गया और उसमें ठप्पा लगा दिया इस्लाम का। तो इसका मर्द मोमिन कंसेप्ट क्या है, वो नेशे का सुपरमैन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ें। उससे पहले तो उसका ये कंसेप्ट ही नहीं थे। तो ही वॉज ए क्लेवर मैन। तो एक वक्त ये था कि इसने आगाज़ जब किया था तो वो कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और नेहरू के बारे में, फिर उसने राम के बारे में कहा कि वो अतार थे और बड़ी मतलब कि इसका पॉजिटिव था। फिर ये जूँ अंग्रेज़ ने इसको कहा कि भाई अब हमारा मौक़िफ़ ऐसा है तो तुम हमारे सर हो, उसको खिताब दिया गया, ठीक है, कि जनाब सर साहब ये अब आपकी ड्यूटी है। उन्होंने कहा हातम सर आप मुझे दौरे कराएं, मुझे मकान लेके दें, लाहौर में कुटियाँ लेके दें, क्योंकि इसका पेशा तो कोई नहीं था। थी वो तो स्टाइपेंड था, अंग्रेज़ देता था, कोई निज़ाम हैदराबाद दक्कन देता था, कहाँ से आता था। तो इसने बच्चे अपने इंग्लैंड पढ़ाए। इसके बच्चे ने जो किताब लिखी है जुवेद इकबाल ने, वो पढ़ने वाली है। उसने इसको नंगा करके रख दिया। अच्छा। बिल्कुल नंगा करके रख दिया इसके ख्यालात को कि कितना ये झूठा बंदा है। आप यकीन करें, वो किताब पढ़े रुदादे जुवेद, वो एक एक सफ़ा ये बताता है कि वो ये इकबाल नाम का बंदा कितना मुनाफिक आदमी था। अपने बाप के बारे में वो सारी बात ये जुवेद इकबाल की कमाल की है सच्चाई कि उसने सच बोला है और वो इसलिए उसकी इज्जत करनी चाहिए हमें। सर यहाँ पर मैं आपको अब थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा। हम कायदे आज़म के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना।